Hello students, good morning. This is Sunny Dev and today I am going to discuss the chapter French Revolution class 9 part 3rd. And the topic is France become a constitutional monarchy. तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से फ्रांस में 4 अगस्त 1789 को जो मोनार्की था वो अपने पावर किसको सौंप दिया? नेशनल असेंबली को। किसको सौंप दिया? नेशनल असेंबली को। यानी कि पावर जो था वो यानी कि साइन कर दिया और साथ में कि एक नई आगाज हुआ और जो मोनार्की का पावर था अब किसके साथ मिल गया था? मिल गया था कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में उस टाइम नहीं मिला था। 1789 में नेशनल असेंबली था, उसके साथ मोनार्की मिल गया था। और इसके बाद ये जो टर्म आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब अभी भी मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है। यानी कि जो राजशाही है, जो मोनार्की है वो समाप्त नहीं हुआ है। तो लेकिन हाँ, जो पहले पूरा का पूरा गवर्नमेंट मोनार्क के द्वारा चलता था और वो गवर्नमेंट अब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलकर के चल रहा है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? कॉन्स्टिट्यूशन तो 1791 में क्या बना है? फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया? तो 1791 की बात करते हैं तो जो मतलब कि नेशनल असेंबली कौन था? नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली के द्वारा 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। और क्या हुआ? जो मोनार्क था, मोनार्क और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों मिला करके वहां पर शासन चलाया जाने लगा। यानी कि जो पावर्स था वो किसके पास आ गया? नेशनल असेंबली के पास आ गया। अब देखिए क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो जो वहां का जब मोनार्की मिल गया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, तो पावर्स को सेपरेट कर दिया गया। पावर्स को क्या कर दिया गया? सेपरेट किया गया। किस रूप में सेपरेट किया गया? तो लेजिस्लेचर के रूप में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये तीन फॉर्म में पावर को, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया तो पावर को तीन फॉर्म में क्या कर दिया गया? तीन फॉर्म में इसको डिवाइड कर दिया गया। यानी कि तीन मेन रूप से तीन जो इंस्टीट्यूशन था वो था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब जो लेजिस्लेचर था, यानी कि ये लेजिस्लेचर में मेन रूप से कौन काम करता था? तो नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली इलेक्ट किसके द्वारा होता था? तो वोटर्स के द्वारा, जो वोट देते थे। तो अब यहाँ पर बात आती है कि वोट कौन देते थे? वोट कौन देते थे? तो एक जो लोग थे वहां के, जो वहां के पीपल थे, उसको दो ग्रुप में बांट दिया गया था। एक को बांटा गया था एक्टिव, दूसरा बांटा गया था पैसिव। जो पीपल थे फ्रांस के पीपल को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। अब एक्टिव सिटीजन में कौन लोग थे? तो जिसका एज 25 ईयर्स से अधिक हो। क्या हो? जिसका एज 25 ईयर्स से अधिक हो और जो टैक्स पेयर हो, 25 ईयर्स से अधिक हो और जो टैक्स पे करता हो। क्लियर कि 25 एज और भी कौन? मेन। टैक्स कितने दिन के बराबर पे करता हो? तो 3 डेज के जो है वेज। यानी कि कोई भी जो टैक्स पे कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है 3 दिन के, अपने जो मजदूरी है उसका जो वेज था वो 3 दिन के वेज के बराबर टैक्स पे करता था। और जो मेन होता था, मेन मतलब क्या? मैन, पुरुष। तो जो पुरुष वर्ग के लोग थे, जो मेन थे, वो मेन जो थे, जो 3 डेज के बराबर टैक्स पे करते थे, वो क्या थे? वो एक्टिव सिटीजन थे। और बाकी जो भी टैक्स पे नहीं करते थे, 25 ईयर से जिसका एज कम था और जो वुमेन्स थी, उसको वोट करने का अधिकार नहीं था। उसको किस में लेते थे? पैसे में लेते थे। यानी कि लगभग 4 मिलियन, 28 मिलियन में से 4 मिलियन मेन थे 25 ईयर्स प्लस वाले, जो टैक्स पे करते थे, जो एक्टिव सिटीजन में आते थे, जिसको वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। अब वोट किसको देते थे? तो इलेक्टर्स के। इलेक्टर्स कौन होते थे? तो जो नेशनल असेंबली में मेंबर्स जाते थे उसी को इलेक्टर्स बोलते थे। तो जो नेशनल असेंबली में अब बात करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा कि लेजिस्लेचर
वे कौन था? नेशनल असेंबली। कौन था? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में वोट कौन देता था? तो वोट देता था इलेक्टर्स। यानी कि अब इलेक्टर्स कौन होते थे? तो इलेक्टर्स को एक्टिव सिटीजन वोट देकर चुनता था। इलेक्टर्स को एक्टिव सिटीजन वोट देकर चुनता था। और इलेक्टर्स जाते थे कहाँ पे? नेशनल असेंबली में, जो मेंबर कहलाते थे नेशनल असेंबली का। और उस टाइम नेशनल असेंबली का मेंबर कितना था? 745। तो नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर के द्वारा था और इसमें 745 मेंबर्स थे जो इलेक्टर्स कहलाते थे। अब इलेक्टर्स के द्वारा मतलब कि जो मेंबर्स थे वो इलेक्टर्स के द्वारा चूज किए जाते थे। नेशनल असेंबली का मेंबर जो है इलेक्टर्स के द्वारा चूज किए जाते थे। अब ये इलेक्टर्स लगभग 50,000 होते थे। जैसे क्या है कि सीएम का चुनाव करना है हमको, तो क्या करते हैं? सीएम को चुनाव करते हैं? नहीं, पहले चुनाव करते हैं एमएलए का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो सब मिलकर चुनता है किसको? वो सब मिलकर चुनता है सीएम को। तो यहाँ पर क्या था? इलेक्टर्स को चुनाव करता था। यानी कि नेशनल असेंबली, सुनिएगा फिर से, कि जो नेशनल असेंबली का मेंबर्स थे वो मेंबर्स इनडायरेक्टली डायरेक्टली समझ में आ गया कि इलेक्टर से वो डायरेक्टली चुना गया एक्टिव सिटीजन के द्वारा। लेकिन इस इलेक्टर्स के द्वारा चुना गया कौन? ये चुना गया मेंबर्स नेशनल असेंबली का। तो ये ओवर, और ये क्या है? इसमें सिटीजन पार्टिसिपेट किया नहीं, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्टली। तो हम कह सकते हैं कि जो नेशनल असेंबली का मेंबर था वो इनडायरेक्टली चुना जाता था। तो इनडायरेक्टली मतलब क्या होगा? एक्टिव सिटीजन चुनते थे किसको? इलेक्टर के चुनते थे। लगभग 50,000 पॉपुलेशन था की संख्या था इसका। और ये इलेक्टर्स चुनते थे नेशनल असेंबली के मेंबर को। यही मेंबर्स के पास पावर होता था, ये मेंबर्स के पास लॉ बनाने का पावर होता था। यानी कि नेशनल असेंबली के पावर था क्या करने का? तो लॉ फॉर्म करने का। क्लियर? अब लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मतलब कि नेशनल असेंबली जो था, नेशनल असेंबली कंट्रोल करता था किंग को। जो एक्सिक्यूटिव था वो कौन था? राजा था। यानी कि कानून बनाया कौन? लॉ बनाया नेशनल असेंबली। अब इसको लागू कौन करवा रहा है? चलवा कौन रहा है? तो राजा चलवा रहा है, वहां का किंग चलवा रहा है। लेकिन किंग पर कंट्रोल होता था किसका? नेशनल असेंबली का कंट्रोल होता था। किंग पे किसका कंट्रोल होता था? नेशनल असेंबली का। और किंग के पास क्या होता था? नेशनल असेंबली के लिए वीटो पावर होता था। इसको ये भी मतलब कि क्या करता था? उस पर वीटो पावर लगा सकता था यदि कुछ गलत कर रहा हो तो। अब क्या था? ये तो हो गया। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स थे, जो नेशनल असेंबली के जो मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर पर कंट्रोल किसका था? तो मिनिस्टर पर कंट्रोल भी नेशनल असेंबली का रहता था। तो समझ में आ गया। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्टिव पैसिव वाला। एक्टिव फिर से कर देते हैं कि 25 ईयर्स एज से ज्यादा जो मेन है, जो वोटिंग कर सकता है। अब वोटिंग कौन करेगा? तो जो टैक्स पे कर रहा है वही वोटिंग कर सकता है, बाकी कोई नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं जुडिशियरी का। तो जुडिशियरी जो ये भी क्या होता था कि जज थे, तो जज को भी वोट दे करके चूज किया जाता था। तो ये था यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसके तहत राइट्स दिया गया था। इसके तहत क्या दिया गया था? राइट्स दिया गया था। तो अब ऑलरेडी डिस्कस किए थे, लास्ट जो सबसे पहला क्लास था उसमें डिस्कस किए थे कि जो पावर है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में बोला गया था, डिक्लेरेशन की बात की गई थी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो मैन और सिटीजन के राइट्स जो है उसके डिक्लेरेशन की बात की गई थी। कब? स्टार्टिंग में ही बात की गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि जब रिवॉल्यूशन एंड करेगा तो क्या होगा कि राइट डिक्लेयर किया जाएगा। तो अब ये राइट्स कौन कौन से थे? पहला राइट्स था क्या? वो था राइट ऑफ लाइफ। राइट ऑफ लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, सब कोई फ्रीली जिंदगी गुजारेगा अपने अनुसार से। करा है फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने मत अपना ओपिनियन देने की आजादी। फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है। यानी कि इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की बात कही गई, इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। और जो राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना ओपिनियन कहीं पर भी रख सकता है, बोल सकता है। मतलब कि लॉ, जो लॉ बनाया गया, लॉ के सामने क्या था? सभी का बराबर का वैल्यू था। तो ये चार इंपोर्टेंट राइट्स थे।
इसको हम इक्वलिटी फ्रेटर्निटी के भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से क्या था, फ्रांस बिकम्स हो गया, क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद क्या, अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया तो क्या हुआ, मोनार्की ही रहा नहीं, धीरे धीरे क्या हुआ कि मोनार्की भी समाप्त हो गया, धीरे धीरे क्या हुआ, मोनार्की भी समाप्त हो गया। एक्चुअली क्या था कि अब कॉन्स्टिट्यूशन और मोनार्क दोनों मिलकर के काम कर रहा था, लेकिन जो अगला पॉइंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है, ये संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो मोनार्क था ये भी समाप्त हो गया। अब क्या बन गया, अब फ्रांस कहता है कि फ्रांस बिकम्स ए रिपब्लिक, क्या हो गया, रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्या है, तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि गणतंत्र, यानी कि लोग, तो जो है पब्लिक है, पब्लिक के द्वारा चलाया गया, यानी कि रिपब्लिक का मतलब हो गया जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वो किसके द्वारा चूज किया जाएगा, तो वो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के द्वारा चूज किया जाएगा, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। तो अब जो है फ्रांस क्या बन गया, फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। क्लियर है कि अब कैसे, अब बात करते हैं कि फ्रांस कैसे रिपब्लिक बना, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लुईस 16 था वो कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया, और इसी के साथ वो कहता है कि एक सीक्रेट नेगोशिएशंस विथ द नेबर कंट्री। और नेबर कंट्री में किसका नाम आता है, तो सबसे पहले नाम आता है वो पर्सिया का नाम आता है, सीक्रेट नेगोशिएशन। अब भैया ये क्या हुआ, क्या है सीक्रेट नेगोशिएशन, गुप्त वार्ता, यानी कि सीक्रेट नहीं कहता है, सीक्रेट वाली बात है, ये सीक्रेट वाली बात है। तो ये क्या है, नेगोशिएशन होता है, वार्ता, बातचीत। अब ये किसके साथ, तो पर्सिया के साथ। साइन तो लुईस 16 जो है वो साइन कॉन्स्टिट्यूशन को कर दिया, लेकिन इसके साथ ही इंटर इन सीक्रेट नेगोशिएशन विद पर्सिया, इंटर इन सीक्रेट नेगोशिएशन विद पर्सिया। साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन किसके साथ, सीक्रेट नेगोशिएशन में जो बातचीत में चला गया, पर्सिया के साथ गुप्त बातचीत करने लग गया। क्यों बातचीत करने लग गया भाई, तो क्योंकि जब रिवोल्ट होना शुरू हुआ, जब रिवोल्ट होना शुरू हुआ कहां पर, फ्रांस में, तो फ्रांस में रिवोल्ट किस लिए हो रहा था, हुआ है, मेन रीजन क्या था, तो उसका मेन रीजन क्या था, एंड ऑफ मोनार्की, एंड ऑफ मोनार्की, राजशाही को समाप्त करना, यानी कि जो अरिस्टोक्रेसी है उसको समाप्त करना था। अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, निरंकुश तंत्र, जिसको एक राजा के द्वारा जो राजशाही चल रहा था, वहां का जो शासन चलाया जा रहा था, रूल ओवर किया जा रहा था, तो ये जो एक्सप्लॉइटेशंस करता था, अपना मनमानी करता था, यानी कि जो मर्जी हुआ। अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होगा कि जो मर्जी है वो कोई रोकने वाला नहीं है, राजा अपने मन से। तो चूंकि फ्रांस के सबसे पहले ही लेक्चर में बताया था कि फ्रांस का प्रभाव सिर्फ यूरोप पे नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड पे पड़ा, उसका जो रिवोल्यूशन था उसका प्रभाव। तो अब फ्रांस में जब रिवोल्ट शुरू हुआ तो जो नेबर कंट्री था, ऑस्ट्रिया, पर्सिया, ये सब के जो मुराद थे, वहां के जो लीडर्स थे, जो हेड थे, उसको चिंता होने लगी, टेंशन होने लगा। क्या टेंशन होने लगा कि ये लोग रिवोल्ट कर रहे हैं फ्रांस में, यदि फ्रांस में मोनार्की समाप्त होगा तो जो बगल में पड़ोस में है हमारे देश, पर्सिया है, ऑस्ट्रिया है, तो यहाँ के भी पब्लिक हमारे अगेंस्ट आ जाएंगे, और फिर क्या होगा कि जो रिजल्ट फ्रांस में हो रहा है वही रिजल्ट कहाँ होगा, तो वही रिजल्ट जो फ्रांस में हुआ वही रिजल्ट पर्सिया में होगा, और वही रिजल्ट कहाँ होगा, वही रिजल्ट होगा। तो ये इसके कारण से क्या हुआ कि रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि भाई राजा है तो राजा की तो मदद करेगा ही, क्योंकि जान रहा है कि यदि राजा जो मोनार्क है फ्रांस का, वो मोनार्की सिस्टम समाप्त होता है तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्या हुआ कि पर्सिया, ऑस्ट्रिया, ये सबसे ट्रूप्स, मतलब जो सेना है, वो रिवोल्ट को रिप्रेस करने के लिए फ्रांस भेज दिया। ऑस्ट्रिया और जो पर्सिया था ये सब भी क्या किया कि अपने सेना को, अपने ट्रूप्स को कहाँ भेज दिया, तो अपने ट्रूप्स को फ्रांस में रिवोल्ट जो हो रहे थे उसको रिप्रेस करने के लिए भेज दिया। और भेजने के बाद क्या हुआ कि 70, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो 1791 में क्या बन गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस बन गया है।
और उससे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्या था कि जो भी मतलब कि इवेंट्स जो घटनाएं घट रही थी 1789 से ही, कहने मतलब क्या हुआ कि क्यों सेना भेजा। तो 1791 में तो बना, क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन बात कर रहे हैं कि 70 जब जुलाई से रिवोल्ट कब शुरू हुआ था, 14 जुलाई 1789 यहाँ शुरू हुआ था। और एक जगह था बस्टाइल पे अटैक हुआ था। इसके बाद यानी कि उस टाइम क्या था वहां पे, समर था। इसके बाद कंटिन्यू क्या हो रहा था, रिवोल्ट होते मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्लेस पे घटनाएं घट रहे थे, इवेंट्स हो रहे थे। तो उसी इवेंट्स को रिप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो ये बोलिए कि ट्रूप्स भेजे थे। क्लियर हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि अंत तो फाइनली तो बता ही दिए कि फाइनली क्या हुआ था कि 1789 में 4 अगस्त की नाइट में मतलब कि जो फ्रांस था, गवर्नर जो वहाँ का था, मतलब कि जो मुनाद था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, नेशनल असेंबली के साथ मिल गया था। उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल असेंबली, तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि क्या हुआ था। लेकिन अब बात करते हैं कि जो 1792 में क्या हुआ था कि 1792 की बात करते हैं। तो 1792 में क्या हुआ था कि जो यहाँ के लोग थे वो बाढ़, अब दुश्मन है, दुश्मन हमारे दुश्मन को कोई दूसरा उसको हेल्प कर रहा है, तो जो अगला होगा वो भी क्या होगा, हमारा दुश्मन। अब हेल्प कर रहा था फ्रांस के मुनाफ को, कौन हेल्प कर रहा था, तो फ्रांस के मुनाफ को हेल्प कर रहा था कौन, तो वो कर रहा था ऑस्ट्रिया, पर्सिया। तो इसके कारण से क्या हुआ कि 1792 में क्या कर दिया, जो नेशनल असेंबली था, कौन था, नेशनल असेंबली बोल देते हैं, जो नेशनल असेंबली था, कौन था, नेशनल असेंबली क्या कर दिया, 1792 में वार डिक्लेयर कर दिया। किसके अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया, वो पर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया। अब जब वार डिक्लेयर कर दिया तो अब बताइए, वार होगा, ट्रूप्स मतलब कि जो आर्मी है, आर्मी जाएंगे। तो अब यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ जो मेन थे वो आर्मी ज्वाइन कर लिए। किसके लिए, वार हुआ, वार में ये रिवोल्ट था, पूरा जगह जगह पर फैला हुआ था, पूरा फ्रांस में फैल चुका था। तो ये जो रिवोल्ट हुआ मतलब कि जो वार डिक्लेयर किया, ध्यान रखिएगा कि 1792 में जो नेशनल असेंबली वार डिक्लेयर कर दिया, इसका मेन कारण क्या था कि रिवोल्यूशंस के दौरान फ्रांस को हेल्प किया था। ये सब क्यों क्या गया था, क्योंकि ये सब को भी टेंशन था कि यहाँ पर भी मार्केट समाप्त होगा, हम लोगों के भी खतरे में आ जाएगी। अब कोई नेता है, यहाँ का लीडर है, तो उसको नहीं कहता है कि यदि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में वहाँ पर जब स्टेट्स की मान्यता हटा करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो वहाँ पर लोग खतरे में आ गए। तो लोग खतरे में पहले नहीं आए, लोग खतरे में आ गए वहाँ के नेता लीडर है, जिसकी पेट चल रहा है वहाँ से, जिसकी रोजी रोटी चल रही है उसकी, यानी कि जनता को जो लूट रहा है उसकी जब खतरे में आ गई। क्यों भाई, ना रहेगा सीएम का पोस्ट, ना सीएम के लिए चुनाव लड़ेंगे, ना विधायक बनेंगे, ना एमएलए बनेंगे। तो उसमें क्या है, उसको दिक्कत हुई। अब उसके साथ और भी जो लोग जुड़े हुए थे उनको भी दिक्कत हो गई, तो वो लोग भी उसको मदद करने पहुंचे, उसके अगेंस्ट चले गए कि नहीं भाई नहीं बनेगा, 370 नहीं हटेगा, चिल्लाते रह गए, हट गया। तो यहाँ पर भी वही होगा, चिल्लाते रह गया, हट गया। क्या हुआ कि ये लोग को भी दिक्कत था कि यदि वहां पर हटेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा, हम लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। इसके कारण क्या हुआ कि ये लोग गए मदद के लिए, और ऊपर से नेशनल असेंबली 1792 में नेशनल असेंबली पर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया। जब वार डिक्लेयर हुआ तो थाउजेंड्स ऑफ मेन इसमें ज्वाइन कर लिया आर्मी ग्रुप में। अब पुरुष जो थे वहां का जो मेल थे उनका मेन क्या हो गया, मेन काम हो गया वार में इन्वॉल्व हो जाना, युद्ध करना, लड़ाई करना। तो अब बाकी बच गया फैमिली, उसका बच्चे, घर में बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। तो वो जो वोमेन था, वोमेन का मेन काम क्या होगा, तो वोमेन अपना मोर्चा संभाल ले, किस लिए, तो फैमिली को देखभाल करने के लिए, लुक आफ्टर देयर फैमिली। तो उनके फैमिली को देखभाल करने के लिए और जो जीविका चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, भोजन के लिए, जो फूड है या खाना है उसके लिए क्या, और भी जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए महिलाएं ने पूरा क्या कर दी कि अपना लिवलीहुड चलाने के लिए पूरा
बीड़ा उठा ली, अपना काम करना शुरू कर दी और फैमिली को देखभाल करने लगी। और जो पुरुष थे वो पुरुष वार में चले गए थे, ये हुआ था। और ये जब लड़ाई शुरू हुआ तो लड़ाई शुरू हुआ, जैसे कि इंडिया में रिवोल्ट की बात करते हैं तो इंडिया के बारे में इसलिए एग्जाम्पल देते हैं कि आप लोग जानते, इंडिया में जब जो क्रांतिकारी थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, वो जब क्या करते थे कि जब भी करते थे गाते हुए चलते थे कि वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलते हुए जाते थे और भी गाते थे सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। तो क्या है, तो इसी तरह से कि वहां का एक मार्शलिज है, जो मार्शलिज थे ये वहां का क्या था, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था, देशभक्ति सॉन्ग। जैसे इंडिया में भी क्या था, रिवोल्यूशन होता था तो गाते थे सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके अलावा और ये वंदे मातरम करके गाते हुए क्या करते थे कि कहीं पर भी कुछ घटनाएं होते तो एक ही भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिससे क्या होता था कि अंदर का जो पैट्रियोटिज्म, जो देशभक्ति जग करके बाहर सामने आता, यानी कि देशभक्ति उबलने लगता था। अभी भी गाना सुनते हैं देशभक्ति वाला तो पूरा देशभक्ति बोलने लगता है शरीर में। तो ये मार्शाइल वहां का एक सॉन्ग था, क्या था सॉन्ग, ये देशभक्ति सॉन्ग था। तो जो यहाँ का जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो यानी कि जो लड़ाई लड़ने के लिए जो युद्ध में गए, वार डिक्लेयर हुआ तो वार में गए, तो क्या हुआ कि वार डिक्लेयर होने के बाद वार में जब गए ये सब, तो एक मार्शाइल जो मार्शलिज थे इसको गाते हुए जाते थे। तो ये क्या था, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था। क्या था, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था। और यही सॉन्ग अभी वहां का क्या है, जय क्या है, नेशनल एंथेम इंडिया क्या है, जन गण मन। वैसे ही इसका जो मार्शलिज था वो क्या बन गया, वहां का नेशनल एंथेम बन गया। और अभी भी यही मार्शलिज वहां का नेशनल एंथेम है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस तरह से फिर वहां का जो मोनार्की था, मोनार्की को भी समाप्त कर दिया गया 70। अब इसके साथ क्या हुआ था कि 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हुआ था, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या हुआ था कि जो पॉलिटिकल पावर था, पॉलिटिकल पावर था वो किसके हाथ में आ गई, तो जो रिच सेक्शन था सोसाइटी का, रिच सेक्शन लोग समझ आ रहे हैं, लोग जो अमीर थे। तो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, इसके अनुसार से जो रिच सेक्शन था उसका क्या हो गया, पावर में आ गया। जो पॉलिटिकल पावर यानी कि जो रिचर पर्सन थे उसके पास था। इसके कारण और भी जनता थे और भी पब्लिक था, तो वो इस वार मतलब कि जो कंटिन्यू करना चाहता था, जो मतलब कि कन्फ्लिक्ट था उसको कंटिन्यू रखना चाहता था। जो लड़ाई था, वार था, वो किसके अगेंस्ट, तो वो जो क्रांति था देश में, जो फ्रांस में क्रांति था, उसको क्या करना चाहता था, जो रिवोल्यूशन चल रहा था उसको और आगे बढ़ाना चाहता था। क्यों आगे बढ़ाना चाहता था, क्योंकि आगे बढ़ाने का मेन कारण क्या था, वो आगे बढ़ाने का जो मेन कारण था वो था 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अनुसार से जो पॉलिटिकल राइट्स था, पॉलिटिकल पावर्स के जो राइट्स था वो मेन रूप से किसके पास था, तो वो मेन रूप से जो था वो था किसके पास, तो वो था रिचर सेक्शन के पास। रिचर सेक्शन में क्या हो गया, जो समाज के अमीर लोग थे, सोसाइटी के जो बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे, जिसके पास वेल्थ ज्यादा था, उसके पास पावर आ गया। तो इसमें अभी भी क्या था कि जो अभी भी जो आम पब्लिक है, यानी कि जो लेस प्रोस्पेरियस सेक्शन के लोग हैं, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसके पास अभी भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो लोग भी क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि उनकी भी पावर आए। इस कंडीशन में क्या हुआ कि लोग जगह जगह पे पॉलिटिकल डिस्कशन करना शुरू कर दिए। पॉलिटिकल डिस्कशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी और उससे जो प्लान है उसके बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिए। जैसे क्या है कि बिहार में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, तो इंडिया में पॉलिटिकल डिस्कशन का सबसे बड़ा अड्डा कौन है, तो वह चाय की दुकान, चाय की दुकान। और भी बहुत सारी जगह पर है, तो ऐसे जगह पर जहां पर 10 लोग जमा होंगे, चाय पियेंगे बैठ करके, चाय पिए 5 मिनट 7 मिनट टाइम देते हैं, 10 मिनट टाइम देते हैं, तो उतना देर में एक से एक नया नया वैरायटी का डिस्कशन करेंगे। ऐसा डिस्कशन मत पूछिए जिसका जो घर नहीं चला सकते हैं कभी, ऐसा डिस्कशन जो कभी घर नहीं चला सकते हैं, अपने घर के फैमिली मेंबर को नहीं संभाल सकते हैं, वो मोदी को सजेस्ट करते हैं कि नरेंद्र मोदी को वहां नहीं जाना चाहिए था। ऐसा डिस्कशन होता है पॉलिटिकल राइट्स पे। जो जिंदगी में कभी ट्रेन से सफर नहीं करता है पूरे साल भर में एक दिन भी, वो कहता है ट्रेन का किराया बढ़ा दिया, बहुत गलत किया।
जिसकी वाइफ तो संभलते घर में नहीं है वो डोनाल्ड ट्रंप को सजेशन देने चलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब पॉलिटिकल डिस्कशन है भैया। ये हमारा देश है, आजादी है बोलने की, ओपिनियन, राइट टू ओपिनियन, राइट टू स्पीच। अरे जो मर्जी होता है, जो बोलते रहता है, कुछ भी बोल देता है। खैर छोड़िए, अब बात करते हैं हम लोग कि जैसे इंडिया में अभी एक्चुअली ये बोलना पाए डिस्कशन की बात तक चल रहा था कि इंडिया में जिस तरह से डिस्कशन चल रहा है, चाय के दुकान में बैठते हैं, या तो जब रूरल एरिया में जाएंगे, या तो फिर क्या होगा कि मॉर्निंग टाइम में, या तो बहुत सारे वॉकिंग पे जाते हैं, इवनिंग टाइम में लोग क्या होते हैं कि पार्क में घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर 10 लोग बैठते हैं, तो ये सब डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन था, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन था कि लोग क्या था कि गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट जो प्लान था उसके डिस्कशन करते थे, तो वो बोलते थे क्लब, क्या बोलते थे? क्लब बोलते थे। अब इस तरह से क्या था, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बन गया, यानी कि ऐसे अब चाय की दुकान है तो चाय की दुकान एक छोटा सा पॉलिटिकल क्लब ही मान लो, चाय की दुकान भी एक छोटा सा पॉलिटिकल क्लब है। उसी तरह से वहां पर अब जब डिस्कशन होना शुरू हो गया तो इसके लिए एक स्पेशल पॉलिटिकल क्लब बनाया गया, मतलब बन गया पॉलिटिकल, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बने। उसी पॉलिटिकल क्लब में एक नाम आता है जैकोबिन क्लब। देखते हैं जैकोबिन क्लब्स के बारे में, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्लब्स बना उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? वो था जैकोबिन क्लब। ये जैकोबिन क्लब जिसका जो हेड लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे। क्या नाम था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे जो लीडर था। अब ये जैकोबिन क्लब जो बना है वो जैकब वर्ड से बना है, तो संत जैकब से रिलेटेड है, संत जैकब। जो संत जैकब जो कहाँ था? पेरिस में एक कॉन्वेंट था। पेरिस में क्या था? एक कॉन्वेंट था। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट का मतलब क्या हुआ कि वो जगह जहाँ पे बहुत सारे नन्स रहते थे, बहुत सारे नन्स रहती थी, नन्स रहती, कहता है कि बहुत सारे नन्स एक साथ मिलकर जहाँ पे रहते थे उसको बोलते थे कॉन्वेंट। तो ये नन्स क्या है भाई? तो नन्स का मतलब हो गया जो जैसे साध्वी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? साध्वी बोलते हैं। जैसे सेंट हो गया साधु, उसी तरह से नन्स, नन्स मतलब हो गया साध्वी। तो वो जो फ्रेंच में थे तो उसको क्या बोलते थे? जो बहुत सारे नन्स एक साथ रहते थे जो क्या होते थे, इसको बोलते हैं ना शादी विवाह नहीं करना, मतलब कि जो महिलाएं शादी विवाह नहीं करती उसको नन्स कहा जाता है। तो नन्स कहा जाता है, तो ये नन्स लोग साथ में रहते थे, उसको बोलते थे कॉन्वेंट। ये कॉन्वेंट से संत जैकब जो था नाम था, उसी नाम पर बना जैकोबिन क्लब। यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते थे। तो यहाँ पर जमा कौन से लोग? मेनली जो लेस प्रोस्पेरस सोसाइटी के लोग थे, जैसे हो गया आर्टिसंस, जैसे क्या हो गया? आर्टिसंस, पिजन्स, सर्वेंट्स, डेली वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स। तो ये सब क्या थे यहाँ पे? ये सब वहां पर जमा होते थे और पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे। और क्या हुआ कि जो जैकोबिन्स क्लब्स थे, फिर बाद में क्या कर दिया स्टार्ट? जैकोबिन्स क्लब जो थे वो बाद में स्टार्ट, बहुत मतलब एक ग्रुप जो था जैकोबिन क्लब का वो स्टार्ट कर दिए एक लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनना। तो लॉन्ग स्ट्रिप जो जनरली डॉक यार्ड वर्कर्स जो थे, डॉक वर्कर्स जो थे, जो लॉन्ग पूरा क्या होता है फैला हुआ लंबा सा ट्राउजर होता है, तो उसको पहनना शुरू कर दिया और वो एक फैशन बना दिया, सोसाइटी का क्या बना दिया? फैशन। जैसे वहां का था नी ब्रीचेज, तो ये जनरली कौन लोग पहनते थे? तो नोबल। कौन लोग पहनते थे? तो नोबल पहनते थे जनरली क्या? नी ब्रीचेज। नी ब्रीचेज का मतलब क्या हुआ? एक कोट जो घुटने तक फैला हुआ है। कोट क्या होता था? देखते हैं एक बहुत क्या होता है, कोट होता है और घुटने तक पूरा नीचे तक फैला हुआ रहता है, लंबा रहता है, उसी बोलते थे नी ब्रीचेज। ये जनरली पहनते कौन थे? तो नोबिलिटी। तो उसी तरह से जो नोबिलिटी जनरली नी ब्रीच पहनते थे और जैकोबिन्स पहनना शुरू कर दिया क्या? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। क्या शुरू किया? लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर, पैजामा जिसको बोलते हैं लोग, लंबे वाला फैला हुआ। तो ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनना शुरू कर दिया और इसको क्या बना दिया? तो सोसाइटी का एक फैशन बना दिया। क्या बना दिया? सोसाइटी का एक फैशन बना दिया। फिर बाद में इसी जैकोबिन्स को सैंस क्लाउड कहा गया। क्या कहा गया? सैंस क्लाउड्स। इसका मतलब क्या होता है? सैंड क्लाउड्स। तो ये सैंड क्लाउड्स कहा गया जैकोबिन्स को, इस नाम से जाना जाने लगा। इसका मतलब होता है विदाउट नी ब्रीचेज, विदाउट नी ब्रीचेज,
मतलब क्या हो गया कि एक तो नोबिलिटी हो गया जो ब्रीचेज नी ब्रीचेज के वाले, एक हो गए विदाउट नी ब्रीचेज सैन क्लाउड, यानी कि जो जैकोबिन्स था वो पहनता था लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, वो लॉन्ग कोट जो था वो नहीं पहनता था, तो इसको विदाउट नी स्ट्रिच बोला गया। एक हो गया विदाउट नी ब्रीच, और नोबिलिटी जो था उसको नी ब्रीच के साथ बोला गया। तो अब एडिशन में क्या करते थे सन क्लाउड्स, सन क्लाउड एडिशन में रेड कलर का हेड लगाते थे, टोपी लगाते थे रेड कलर का, जो लिबर्टी का पहचान था। किसका पहचान था? लिबर्टी का। तो इस तरह से क्या हुआ कि जैकोबिन डेवलप हुआ। अब बात करते हैं कि जैकोबिन का कंट्रीब्यूशन क्या क्या था। ये समझ में आ गया नहीं कि क्या हुआ, सन क्लाउड्स क्यों शुरू किया पहनने? क्योंकि जो नोबिलिटी था वो पहनता था, तो कोई भी देखता था कहता था कि ये जो नोबिलिटी है, जैसे ही नीव रिचेज वाला देख लिया तो ये क्या है, ये पावरफुल आदमी है, नोबिलिटी है। तो उसी के पावर को एंड करने के लिए ये लोग भी एक ड्रेस कोड चला दिया है, यानी कि वो फैशन बना दिया, पहनना है लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनना है। अब बात करते हैं हम लोग जैकोबिन क्लब का जो रॉबेस्पियर थे, इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रेंच में। अब देखो क्या होता है कि बात करते हैं कि सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में के बाद जो कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो कहता है कि 10 अगस्त 1792 क्या हुआ था, 10 अगस्त 1792 को क्या हुआ था। तो इस दिन जो जैकोबिन्स थे, एक जगह का नाम, इसका नाम क्या है, तो है टूलेरेज। ये फ्रांस में एक जगह, यहाँ पर अटैक कर दिया। जो राजा थे, राजा के गार्ड जो किंग थे, किंग के गार्ड की हत्या कर दी गई। कहाँ पे? टूलेरेज में। किंग के गार्ड की हत्या कर दी गई, मार दिया गया, और राजा को बंधक बना लिया गया, होस्टेज। क्या कर लिया गया? होस्टेज कर लिया गया, बंधक बना लिया गया। और फिर बाद में सभी लोग क्या कर दिया कि नहीं, इसको कारावास में डाल दो, जेल में डाल दो, बंदी बना लो। किसको? तो फिर पूरा रॉयल फैमिली को, क्या कर दिया गया? बंदी बना लिया गया। ठीक है, एक घटना है 1792 को। तो जब बंदी बना लिया गया, उसके बाद क्या हुआ कि जो इलेक्शंस होते थे, जिसमें एज था 25 ईयर्स, अब क्या किया गया कि एज कर दिया गया लिमिटेड इलेक्शन के लिए। कितना कर दिया गया? 21 ईयर्स। और जो ही वेल्थ से कंडीशन बना हुआ था, कि जिसके पास टैक्स पे कर रहा है वही वोटिंग करेगा, लेडी नहीं करेगी, लेकिन ये सब समाप्त कर दिया। जिसका एज 21 ईयर्स हो गया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पैसे वाले हो गरीब हो, वो सभी वोट करेंगे। ये मेन कंडीशन रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो इलेक्टेड असेंबली था उसको कन्वेंशन बोलते थे। कन्वेंशन, जो इलेक्टेड असेंबली था उसको क्या बोलते थे? कन्वेंशन कहा जाता था। तो इस कन्वेंशन की बात करते हैं तो 21 सितंबर 1792 को क्या कहता है कि 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ये जो असेंबली बनाया गया इसको क्या कहा जाता है? कन्वेंशन। इलेक्ट किया गया। इस कन्वेंशन के द्वारा 21 सितंबर 1792 को जो मोनार्की था वो कंप्लीट रूप से समाप्त कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, और यहाँ से क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया। फ्रांस क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया। क्लियर हो गया? इस तरह से मोनार्की फ्रांस में समाप्त हो गया 21 सितंबर 1792 को, और क्या बन गया? ए रिपब्लिक बन गया। और रिपब्लिक बनने के बाद क्या हुआ कि लुई 16 जो था, रिपब्लिक बनने के बाद जो लुई 16 था और इसकी वाइफ जो थी एंटोनियो नेट, इसको क्या कर दिया गया? इसकी वाइफ को जो एंटोनियो नेट थी, इसको दोनों को मार दिया। मतलब कि बंदी तो बनाया हुआ था ही, और इसको क्या कर दिया? मतलब कि कहता है कि चाइल्ड टू ट्रीजन, मतलब कि राजद्रोह घोषित कर दिया गया। राजद्रोह मतलब कि कुछ भी देश के साथ गद्दारी करता है या तो जिसको द्रोही होता है, उसको देशद्रोही बोलते हैं। तो वही क्या था, इसको दोनों को, चूंकि ये दोनों भाग करके जा रहा था ऑस्ट्रिया, फ्रांस से भाग करके कहाँ जा रहा था? ऑस्ट्रिया। तो वहां से बॉर्डर पर इसको पकड़ लिया गया, फिर वापस ले आया गया। दोनों को अभी बताए ना कि क्या था, टूलिस में इसको पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया, फिर वापस लाया गया। तो ये दोनों को घोषित कर दिया राजद्रोही। क्या घोषित कर दिया?
राजद्रोही घोषित कर दिया, प्रोक्लेम्ड ट्रीजन। तो अब ये क्या हो गया कि ट्रीजन घोषित कर दिया, राजद्रोह घोषित करने के बाद कि 21 ये हो गया। तो अब एक जगह का नाम है इस जगह का नाम है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है डी ला कॉनकोर्ड, डी ला कॉनकोर्ड। यह फ्रांस में एक जगह है, यहाँ पे पब्लिक के बीचों बीच, यानी कि बीच चौराहे पर इसको बोलते हैं ना, जो पब्लिकली जो क्या है कि 21 जनवरी को और 1993 इस दिन राजा को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। पब्लिक के सामने में इसको मार दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई। ओके, और इस तरह से राजा भी समाप्त, और इस तरह से राज्य शासन भी समाप्त, और इस तरह से आज का टॉपिक भी समाप्त। ओके, थैंक यू। एंड प्लीज वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।